स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे, मुझे एक बहुत अमेजिंग मौका मिला था रिसेंटली, हैंड्स ऑन सुपर क्रिटिकल CO2 टरबाइन, यानी कि जो सुपर क्रिटिकल CO2 टरबाइन के बारे में हमने 1-2 साल पहले बात किया था, उसमें मुझे एक्चुअली जाके देखने का मौका मिला है। तो ये समझिए हैंड्स ऑन, यानी कि मैं एक्चुअली वहाँ पे था। और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं है जो सुपर क्रिटिकल CO2 टरबाइन पे काम कर रही है। यूएस में 1-2 कंपनी है, इंडिया में है, यूरोपियन यूनियन में 1-2 तो चल रहा है, बहुत नहीं है। तो ये बहुत ही रेयर मौका था। तो ये मुझे कहाँ मिला? ये मुझे ICER में मिला, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक सब ब्रांच है। और ये ट्रिप स्पॉन्सर किया गया था मिरिक गोयल जी ने, और ये मतलब इनके साथ मैंने लाइव स्ट्रीम भी किया है। ये है मतलब मैनेजिंग पार्टनर ऑफ स्पेक्ट्रम इम्पैक्ट, मतलब ये कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करती है। तो उसके हिसाब से तो वहाँ पे हम लोग को जाने का मौका मिला। वहाँ पे फैकल्टी से मिले, जिसमें मतलब टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, जो लोग एक्चुअली इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और लैब, यानी कि जो एक्चुअल आप फुटेज देख रहे हो लैब का है। और ये किया था अराउंड 10 अक्टूबर मंडे को 2022 को। तो बात करते हैं इसका लॉजिक क्या है, सुपर क्रिटिकल CO2 टरबाइन का लॉजिक अच्छे से समझते हैं। तो लॉजिक ये है कि ये क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल है, क्लोज है। और क्लोज साइकिल आप आराम से बना सकते हैं ऑलमोस्ट कोई भी गैस लेके, चाहे आप नाइट्रोजन लें, चाहे हीलियम लें, चाहे कुछ भी करें, आप बना सकते हैं क्लोज करके। तो यहाँ पे तिगड़म यह है कि यहाँ पे ये सुपर क्रिटिकल CO2 ले रहे हैं। सुपर क्रिटिकल CO2 का फायदा ये होता है कि ऑलमोस्ट लिक्विड लाइक, मतलब आपको ये दे देता है, मतलब वो लिक्विड और गैस का दोनों का प्रॉपर्टीज मिक्स करके दे देता है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिलता है। साइड इफेक्ट आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये समझिए क्लोज लूप होने का फायदा हो रहा है कि इसमें फेस चेंज नहीं है, यानी कोई भी चीज़ ये बॉयल ऑफ नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ कंडेंस नहीं हो रहा है। ये सिंगल फेज मटीरियल है, सिंगल जो भी हो रहा है एक ही फेज में हो रहा है, फेस चेंज नहीं हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा, इसीलिए इतना एफिशिएंट तक जा सकता है। तो स्टार्ट होता है कूल सुपर क्रिटिकल CO2, और कूल यहाँ का मतलब हो सकता है अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो कूल का मतलब ये समझिए, कूल का मतलब ठंडा नहीं, कूल मतलब बस नॉर्मल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कूल आपने लिया, और ये डायग्राम है इनका। अनफॉर्चुनेटली मैंने फोटो नहीं खींचा था उसका, और जो इंजीनियर मुझे मतलब दिखा रहे थे हर चीज़, बोल रहा कि ये है ऑनलाइन, मिला नहीं ऑनलाइन। तो ये मतलब ग्राफ समझ लिया कि अराउंड 100 बार से लेकर 200 बार तक का रीजन, यानी प्रेशर में, और अराउंड टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में ही सारा चीज़ हो रहा है। यानी किसी भी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी सुपर क्रिटिकल फेज से चेंज होकर नीचे नहीं आ रहा, वो नॉर्मल सब क्रिटिकल में नहीं घुस रहा है। ये पूरी तरह से जितना भी इसको काम करना है, गर्मी अब्जॉर्ब करना, गर्मी रिजेक्ट करना, ये सारा का सारा सुपर क्रिटिकल फेज में होगा। तो ये समझना बेहद जरूरी है। तो कूल CO2 से आप स्टार्ट करो, गाड़ी आपने खोल दिया। अब ये जाता है कंप्रेशर में। कंप्रेशर में क्या ऐड होता है? बार्स। बार्स का मतलब प्रेशर आपका ऐड किया जा रहा है। तो कंप्रेसर में गए, यहाँ आपका जो मेन इनपुट था कंप्रेसर में डाला, कंप्रेसर ने आपने प्रेशर बहुत बढ़ा दिया, ठीक है। प्रेशर के बाद रिक्यूपरेटर में आया, इसको मतलब हीट एक्सचेंजर कह लीजिए, इसको आप प्री हीटर कह लीजिए, या मतलब अलग अलग नाम से बुला जाता है। तो ये सर्किट बेसिकली हीट एक्सचेंजर है, या इसको कह लीजिए प्री हीटर। तो यहाँ पे आके अब आप इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा ऐड कर रहे हो, बहुत नहीं ऐड कर रहे, लेकिन आप ऐड कर दे रहे हो काफ़ी सारा। रिक्यूपरेटर में आपने टेम्परेचर ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये जाता है सोर्स हीट पे, यानी कि जहाँ पे आप एक्चुअली गर्मी डाल रहे हो, जहाँ पे आपका मेन ईंधन जलेगा। क्योंकि अगर ऑब्वियसली ये सब पावर प्लांट अपने आप से नहीं चलेगा ना, इसमें आपको एनर्जी डालनी, चाहे वो आप कोल से डालें, नेचुरल गैस से डालें, इंडस्ट्रियल वेस्ट हीट से डालें। टेक्निकली ये लोग ट्रैक कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोलर का, वो टेक्निकली सेंस नहीं बनता, इसलिए नहीं फिजिक्स मना कर रहा है या इंजीनियरिंग मना कर रहा है, इकोनॉमिक्स बोलता है भैया सोलर पैनल ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो मतलब करने का कर सकते हो, बट लेकिन ये वहाँ पे सूट नहीं कर रहा है। लेकिन कोल, नेचुरल गैस में ये मतलब बायोगैस सब में ये सब बहुत बढ़िया सूट करेगा। तो जो प्राइमरी हीट एक्सचेंजर हो गया, उसको हम सोर्स कह रहे हैं यहाँ पे। सोर्स में आप मेन टेम्परेचर ऐड करोगे, जो मतलब आपका फाइनल टेम्परेचर होगा। अब उसके बाद जाएगा ये, मतलब आपने से स्टार्ट हुआ था नॉर्मल कूल, प्रेशर बढ़ाया आपने, मेन कंप्रेसर से प्रेशर बढ़ाया, प्री हीट में आपने उसे प्री हीट किया, मतलब समझिए अराउंड आप 100 डिग्री से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक का आपने उसमें हीट ऐड कर डाला। उसके बाद जा रहा है प्राइमरी हीटर, जहाँ पे मेन आग है, मेन फायर है। और चूंकि ये हाई प्रेशर सिस्टम है, तो कोशिश किया जाएगा कि इसे एक इंडिपेंडेंट लूप से हीट दिया जा सके, क्योंकि डायरेक्ट डालने में दिक्कत ये होगा कि उतना हाई प्रेशर का CO2 उतना हाई टेम्परेचर पे सील रखवाना थोड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं है, मुश्किल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जो मैंने हीट एक्सचेंजर देखे, वो स्टेनलेस स्टील के बने थे, और कोशिश ये करना पड़ सकता है कि शायद टाइटेनियम का बनाए, या खासतौर पर कोई प्लैटिनम कोटिंग करना पड़ जाए, जो उतना हाई स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके। तो वो इसीलिए आपको यही डिज़ाइन में आपको कई बार यहाँ पे भी एक अलग से लूप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपने हीट ऐड कर रहे हैं, मेन यहीं आपकी एनर्जी जा रही है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आप मतलब आपने सोर्स में टेम्परेचर ऐड कर दिया। अब आपके पास है टरबाइन। टरबाइन के पास क्या जा रहा है? टरबाइन के पास जा रहा है जो चीज़ बहुत प्रेशर में है और बहुत हाई टेम्परेचर में। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जा रहा है टरबाइन में। टरबाइन क्या कर रहा है? टरबाइन उसे एक्सपैंड करने का दे रहा है। टरबाइन को आप उल्टा एक्सपैंडर भी बोल सकते हो। तो टरबाइन में वो
एनर्जी निकाल देता है। एनर्जी निकाल के किस फॉर्मेट में निकाल रहा है, वो निकाल रहा है रोटेशन में। यही आपका जनरेटर चला रहा है। इस डिज़ाइन में मतलब ये दिखा दिया गया है दोनों एक शाफ्ट है, ज़रूरी नहीं है कंप्रेसर अलग से रख सकते हैं। टेक्निकली आप चाहोगे कि दोनों एक ही शाफ्ट पे चलता रहे, फालतू का एक्स्ट्रा पीसेस लगाने का कोई मतलब नहीं है। और इस तरह का डिज़ाइन और इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल टर्बो एक्सपैंडर। तो टरबाइन जो है आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैसेस को लिया, यानी CO2 को लिया, उसको उसने एक्सपैंड कर दिया, टरबाइन में स्पिन आ गया, स्पिन से आपने एनर्जी निकाल दी। अब आपके पास जो गैस है वो अब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ। इसीलिए देखिए इस एक्सिस में ज़्यादा लाल लाइन पीछे नहीं आ रहा है, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, लेकिन प्रेशर बहुत लॉस कर गया। तो प्रेशर आपका स्टार्ट हो सकता है अराउंड 180 मतलब घुसा था, और निकलने टाइम आपका अराउंड 100 या 90 के आसपास निकलेगा यहाँ से। तो बहुत प्रेशर लॉस हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से ये रिटर्न सर्किट आ रहा है। रिटर्न सर्किट टरबाइन में आपने मेन खो दिया आपने, मतलब प्रेशर -बार हो गया आपका। अब आया ये रिक्यूपरेटर में, अभी भी ये हॉट है, आपको बता रहे, देख सकते हैं ये टेम्परेचर के मामले में अभी भी हॉट है उतना, मतलब इस एक्सेस पे टेम्परेचर मांगिए तो अभी भी ये हॉट ही है। तो हॉट पर क्या हो रहा है, ये जाता है रिक्यूपरेटर में। रिक्यूपरेटर मेन गर्मी डंप कर देता है, इसीलिए यहाँ मैंने टेम्परेचर भी गर्मी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका इनपुट जो है, मान लीजिए आपका आराम से हो सकता है 500 डिग्री सेल्सियस, वो आराम से अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाएगा, लेकिन वो प्री हीट कर देगा इसको। और यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये प्री हीटिंग ही मेन कोर है। और ये प्री हीटिंग बाकी सब में क्यों नहीं होता, उतना टेम्परेचर नहीं होता। यहाँ पे सारा टेम्परेचर एलिवेटेड है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डेल्टा रहेगा, यानी कि कोल्ड और हॉट के बीच में जितना ज़्यादा अंतर रहेगा, उतना आसानी से एनर्जी फ्लो करता है। तो आपका रिक्यूपरेटर में आपका अब जो है गया टेम्परेचर लॉस हो गया, यानी कि जो रिटर्न था उसका टेम्परेचर ठंडा हो गया। और अब इसके पास आप आ रहे हो, उसको यहाँ से मेन है आपने ड्रॉप कर दिया एनर्जी। अब आपको उसको थोड़ा और ठंडा करना पड़ेगा ताकि वो कंप्रेसर में फिर से जा सके। ये आपका मेन प्री कूलर है। इसको आप समझिए, जो आप कूलिंग टावर देखते हैं, कूलिंग टावर के जगह पे ये लगाया जाएगा। ये मतलब वेस्ट हीट को आपका इजेक्ट करेगा। वेस्ट हीट में निकलने के बाद आपका ये समझ लिया, रिक्यूपरेटर मेन टेम्परेचर हटा दिया, कूलिंग टावर बचा खुचा जो टेम्परेचर था वो घटा देगा। अब आपका टेम्परेचर वापस लोड अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास में आ सकता है, या उससे भी नीचे। आप जितना नीचे ले जाओगे उतना बढ़िया रहेगा। और फिर ये कूल CO2 हो गया। अब ये साइकिल फिर से स्टार्ट होगा। तो चलिए एकदम सिंप्लीफाई कर देते हैं। कंप्रेसर में आपने सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड डाला, प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने के बाद वो गया रिक्यूपरेटर में। रिक्यूपरेटर में उसका आपने टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर को बढ़ा के मतलब प्री हीट आपने कर दिया। प्री हीट के बाद जो प्री हीटेड गैस मतलब सुपर क्रिटिकल था, उसमें आपने हीट डाला, जो आपका मेन सोर्स था, चाहे वो कोयला हो, नेचुरल गैस हो, बायोगैस हो, जो भी हो, वहाँ पे आपने मेन हीट डाला। मेन हीट के बाद अब इसके पास बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये गया टरबाइन में। टरबाइन प्रेशर को बहुत ड्रॉप कर दिया, टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप किया। अब आप जो इस गैस को निकल रहा है, इजेक्शन है, वो जा रहा है रिक्यूपरेटर में। रिक्यूपरेटर में आपने बचा खुचा टेम्परेचर को ड्रॉप कर दिया। मेजॉरिटी ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप जा रहा है एग्जॉस्ट से, वो यहीं पे होगा। अब उसके बाद ये जा रहा है प्री कूलर में, ताकि टेम्परेचर और कम हो जाए, और प्री कूलर के बाद ये मेन कंप्रेसर में जा रहा है। तो ये पूरी तरह से क्लोज लूप है, यानी कोई भी चीज़ गैस को छेड़ नहीं रहा है। हीट एक्सचेंजर से आप बस गर्मी इधर से आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन फ्लूइड नहीं चेंज हो रहा है। सुपर क्रिटिकल का कहीं पे भी स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्लोज लूप है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका टेम्परेचर जो रिक्यूपरेटर के बाहर निकलेगा, यानी कि जो एग्जॉस्ट में आएगा, वो अभी भी 100 डिग्री के आसपास रहेगा, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टीम टरबाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो स्टीम खपत करता है, यानी कि वो पानी पीता है, फ्री का पीता है। तो उसका टेम्परेचर बहुत नीचे तक करना पड़ता है, तभी जाके पानी कंडेंस करेगा। अब बात है, पानी कंडेंस नहीं हो पाता, तो वहाँ आप देखते हैं जो स्टीम निकल रहा है वो हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है वाटर का। एनर्जी भी लॉस हो रही है, और प्लस वो एनर्जी डंप भी नहीं कर पा रहा। साइड इफेक्ट आपका पानी कंटिन्यूसली खपत हो रहा है। मतलब ये सब पावर प्लांट्स जो हैं, अगर छोटे नदी पे लगाया जाए, नदी सुखा देंगे, और हो चुका है, ये दुनिया में रियल चीज़ है, सुखा देता है। तो हाई टेम्परेचर होने से फ़ायदा होता है कि एयर जो है, अगर मान लिया कितना गर्मी होगा, 50 डिग्री सेल्सियस आउटडोर हो सकता है, चलिए 60 डिग्री सेल्सियस आउटडोर हो सकता है, आपका 100 डिग्री, अभी भी आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस का डेल्टा वी है, यानी कि गर्मी आराम से बाहर निकल सकता है। और ये समझिए हमारे गाड़ी में भी इस्तेमाल किया जाता है। पुराने अगर कार्स को देखेंगे तो ज़्यादा हॉर्स पावर नहीं होता था, लेकिन रेडिएटर बहुत बड़ा रहता था। आजकल का देखिए रेडिएटर बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ा दिया सिस्टम का। सिस्टम का प्रेशर बढ़ाने से क्या हुआ, वाटर जल्दी बॉयल नहीं करता। बॉयल नहीं करने के बाद वो जो 100 डिग्री में वो स्टीम बन के लीक कर रहा था, वो अब 140 डिग्री सेल्सियस तक जाके, या उससे भी ज़्यादा जाके, वो गर्मी टेम्परेचर बढ़ा रहा है। 140 डिग्री सेल्सियस है, तो आपका बाहर गर्मी भी पड़ा रहेगा, तो वो आराम से एनर्जी निकल जाएगा। क्यों? डेल्टा बहुत ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे वही हो रहा है। रिक्रूटर के बाद भी आपके पास टेम्परेचर समझ लिए काफ़ी हाई है, अराउंड 135, 100, मतलब अभी भी आप हंड्रेड्स में है, तो आराम से एनर्जी डंप हो जाएगा एम्बिएंट एयर में। एम्बिएंट एयर के बाद आप मेन कंप्रेसर में वापस डाल दीजिए। और रिक्यूपरेटर जो प्री हीट कर रहा है, मतलब कि आप चाहें ये इस यूनिट को आप हटा दें, काम करेगा, लेकिन बात है इफ़िशिएंसी इतनी कम हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। ये बस आपका समझिए कि जो
इनकमिंग को प्री हीट कर रहा है और आउटगोइंग को प्री कूल कर रहा है, दोनों एक ही साथ हो रहा है। मतलब इसकी गर्मी आप इनपुट में डाल दे रहे हैं और इनपुट को ठंडा को इसमें डाल दे रहे हैं, उस कारण से आपका ये एफिशिएंसी बढ़ा रहता है। यही मेन कोर ब्लॉक है। बाकी ये सारा चीज़ क्लोज लूप होने के कारण बहुत छोटा, बहुत बनाया जा सकता है और कभी भी प्रेशर बहुत नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब 90 बार से नीचे नहीं गिर रहा है, इसीलिए सुपर क्रिटिकल स्टेट में ही रहेगा। जितनी भी जगह पे ये सिस्टम है पूरी तरह से सील्ड है, पूरी तरह से सुपर क्रिटिकल है, कोई भी फेस चेंज नहीं हो रहा है, इफिशिएंसी काफ़ी अच्छी तक जाई जा सकती है। और ये जगह पे यानी कि जो प्राइमरी हीट एक्सचेंजर है, यहाँ पे जितना ज़्यादा तापमान और प्रेशर ले जाएंगे, ग्रैंड टोटल इफिशिएंसी यहीं से डिफाइन होती है। कि मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। लेकिन अगर ये बम बम कर दे रहे हैं तो आउटपुट आपका बम बम आएगा। ये दोनों एक शाफ्ट में लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसी तरह का टेक्नोलॉजी टर्बो एक्सपेंडर में ऑलरेडी इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ चाहे तो उसी को खरीद के इसमें लगा दीजिए, ऑलमोस्ट टेम्परेचर और प्रेशर मैच कर जाएगा। तो लॉजिक यही है, कभी भी ये बहुत नीचे नहीं आ रहा है, यानी कि हमेशा हर हालात में ये सुपर क्रिटिकल रह रहा है। टेम्परेचर जो आपको रेडिएटर से ठंडा करना है वो भी इतना हाई है कि एटमॉस्फेयर में, हॉट एटमॉस्फेयर में भी डंप कर दिया जाए बिना दिक्कत के, और आपका मेन कंप्रेसर हर चीज़ को दोबारा रिप्रेशराइज कर देता है। तो ये है लॉजिक। अब बात करते हैं इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो हिसाब ये समझिए कि ये जो इमेज हर जगह इंटरनेट पर चल रहा है कि ये बड़का सा स्टीम टर्बाइन, उतना पावर इससे निकल जाएगा, थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि आई थिंक वो 100 मेगावाट का, ये 10 मेगावाट का। लेकिन फिर भी एक बात आती है, 10 मेगावाट हाथ में कैसे हट रहा है। तो हिसाब ये समझिए कि साइज़ जो छोटा कर रहे हैं, ये सबसे हर जगह, हर वीडियो, हर यूरोपियन यूनियन भी इस पर काफ़ी खर्च कर रहा है, तो हर जगह एक ही बात बोला जाए, साइज़ बहुत छोटा कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स जो है ना, ऐसे नहीं काम करता कि बस आप कुछ भी कर दो, ऐसे नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल दें, ट्रांसफार्मर में आप बोलते हो कि वोल्टेज बढ़ा दो, बढ़ा देता है ट्रांसफार्मर, काम करता है। हम लोग के पास हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, लेकिन एम्प्स घट जाता है ना। तो वैसे समझिए यहाँ पे वही है कि उतना बड़ा को उतना छोटा करने का मतलब, उतना बड़ा श्रिंक रेशियो लाने का साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट है इसका? आरपीएम स्टूपिड हो जाता है। स्टूपिड आरपीएम का मतलब जो भी आरपीएम 20,000 के ऊपर है उसे मैं स्टूपिड बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद आप ड्राई बेरिंग्स शायद ही इस्तेमाल कर पाएँ। आपका बेरिंग्स को लिटरली ऑयल डालते रहना होगा, तभी जाके वो ठंडा रह पाएगा, ठंडा रहेगा और तभी काम कर पाएगा। मतलब जेट इंजन के बेरिंग्स बहुत महंगे इसी कारण से होते हैं। तो 20,000 आरपीएम से ऊपर जा रहे हैं, नॉर्मल बेरिंग से काम नहीं चलेगा। और 20,000 क्या 10,000 के ऊपर ही आप जा रहे हैं तो आपको सिरामिक बेरिंग में आना पड़ जाएगा। मतलब आ सकते हैं स्टील बेरिंग भी कर सकते हैं, स्टील बेरिंग सस्ता होता है, सिरामिक बेरिंग बहुत महंगा होता है, बहुत बहुत फिजिटी होता है। तो इसका आरपीएम जो है, जैसे ये सब एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे आप बात कर रहे हो 40 to 60,000 आरपीएम की बात करो, तभी ये इतना छोटा है। ये समझना बहुत, इसको ऑलमोस्ट ट्रांसफार्मर जैसे देखिए। और यहाँ पे आप समझ लिए एम्प्स आपका आरपीएम है, आप छोटा कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, पावर आपका अभी भी उतना है, बहुत बढ़िया है, लेकिन भाग गया वोल्टेज, आरपीएम आपका पागल हो गया। लेकिन हाँ, इसका एक फ़ायदा है कि ये जैसे छोटा यूनिट है, जैसे हम लोग को जो बैंगलोर में दिखाया गया था, वो छोटे यूनिट पे काम कर रहे थे, 40 किलोवाट का यूनिट पे काम कर रहे थे। तो वहाँ पे टारगेट ये है कि जो आरपीएम होगा वो 40,000 to 60,000 के आसपास में होगा। अब समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा आरपीएम है ये। और फिर मैंने पूछा कि अगर आप बड़ा बनाते हो तो क्या होगा, तो जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होते चला जाएगा, मतलब आरपीएम कम होते चला जाएगा। लेकिन फिर पे भी कभी भी वो इतना कम नहीं हुआ कि डायरेक्ट कपल कर सकें। यानी कि ये सब टरबाइन ऐसा बनाया जाता है, पूरी तरह से इंजीनियरिंग ऐसी की जाती है कि अराउंड 1500 आरपीएम डिपेंडिंग, मतलब आपका जनरेटर डुअल पोल है तो उसके लिए आरपीएम थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मतलब क्वाड पोल है तो उसके लिए और कम रहेगा। आरपीएम पोल के हिसाब से घटते चला जाता है। तो आप डिज़ाइन में बोल दोगे टरबाइन मैन्युफैक्चरर को, देखो भैया हमको इतना आरपीएम चाहिए, तो जैसे मान ली 1500 आरपीएम आप बोलते हो, तो ये बनाया वैसा जाता है कि 1500 चले, ताकि आप डायरेक्ट उसके शाफ्ट में जनरेटर लगा सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लगा सकते, और गियर बॉक्स जो उतना मेगावाट को उतना हाई आरपीएम से लेकर सेफली ला सके, बहुत मुश्किल है। और एग्जाम्पल के तौर पर जो इंस्टीट्यूट में आपको देख के बता रहा था, वहाँ पर वो लोग ट्राई कर रहे थे, उनका था कि 60 to 80,000 को लेके 20,000 पे लाओ। 20,000 अभी भी बहुत हाई है। तो हिसाब ये समझिए कि ये इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है कि ये सब जगह बता दिया जा रहा है कि टरबाइन छोटा कर दे रहे हैं, लेकिन जो आरपीएम पागल जैसा भाग जा रहा है, उसका साइड इफेक्ट है कि आप डायरेक्ट ड्राइव नहीं कर सकते। और डायरेक्ट ड्राइव डिज़ायरेबल चीज़ है, इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में हर कोई चाहता है डायरेक्ट ड्राइव। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ड्राइव से आपका सिविलाइजेशन आता है, यानी आपका ग्रिड स्थिर क्यों है? क्योंकि उसमें स्पिनिंग मास है, वो जो पीछे कई सौ टन का चीज़ घूम रहा है वो ज़रूरी है। वहीं के चलते अगर मान लीजिए कल को किसी ने आपका पावर प्लांट है, आपका पावर प्लांट मान लीजिए 600 मेगावाट का मैक्सिमम कैपेसिटी है, 500 वाट पे मेगावाट पे वो चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन किसी ने 50 मेगावाट का स्टील प्लांट चालू कर दिया, ठीक है, सब लोग आए चालू कर दिया धड़ाक से, वो आपको फ़ोन करके थोड़े बताएंगे कि हम इतना चालू करने वाले हैं। तो आपका बिजली घट क्यों नहीं जा रहा तुरंत उस टाइम? क्योंकि उतना बड़ा इनर्शियल लोड जो पड़ेगा वो कहाँ जा रहा है एनर्जी, मैग्नेटिकली वो ट्रांसफार्मर जाएगा, फिर वो ट्रांसफार्मर से उसके हाई साइड पे जाएगा, हाई साइड से लो साइड पे आएगा, लो मतलब आपका जनरेटर साइड में। तो हर जगह वो मैग्नेटिकली कपल हो रहा है। एंड में कहाँ आ रहा है? जनरेटर पे। जनरेटर पे क्या हो रहा है? रोटर पे कपल कर रहा है। रोटर पे उतना ज़्यादा मास जो है वो तुरंत स्लो होगा नहीं ना, फिजिक्स नहीं अलाउ करता। उसके पास टाइम है कि मतलब उसका आरपीएम अगर 1500 है तो वो
1499 होगा, फिर थोड़ा देर बाद 1498, ऐसे ऐसे करके वो थोड़ा थोड़ा घटेगा, और वो इतना धीरे घटेगा कि कंप्यूटर देख लेगा अरे भैया घट रहा है, वो घट रहा है दिख रहा है, तो वो स्टीम वाल्व को खोल देगा, भैया बढ़ा दो। और उल्टा भी होता है, जैसे मान लिया आपका प्लांट आपने बंद कर दिया, धड़ा के आप पूरा हाई प्रेशर स्टीम पे चल रहे थे, आरपीएम पूरा था, आरपीएम ऊपर क्यों नहीं भागने लगता, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा क्यों नहीं हो जाती, 50 हर्ट्ज से तो 50 हर्ट्ज से क्यों आ रहा है, वो जैसे ही ऊपर भागना शुरू करेगा 1501 1502 कंप्यूटर बोलेगा भैया लोड किसी ने हटा दिया है, स्टीम वाल्व को। ऐसे ही करके हमारा ग्रिड स्थिर रहता है, ऐसे ही करके हमारा वोल्टेज सही रहता है, ऐसे करके हमारी फ्रीक्वेंसी सही रहती है। जो आप बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड मैनेज करना था, कैसे मैनेज कर रहे हो, वो वही है, उसका मास हम लोग को बफर टाइम दे रहा है, वो बफर टाइम के अंदर कंप्यूटर स्टीम वाल्व को खोल बंद करके, या हाइड्रो प्लांट के केस में वो मतलब स्लूज केस गेट को खोल बंद करके मैनेज कर रहा है सारा चीज़। लेकिन अगर आप स्पिनिंग मास हटा देते, जैसे कि इन्वर्टर से जोड़ देते, जैसे कि सोलर फार्म में होता है या विंड फार्म में होता है, क्योंकि उसका आरपीएम वेरिएबल रहता है, आउटपुट को ये करना होता है, इन्वर्टर से भेजा जाता है, तो उसके पास कोई स्पिन मास नहीं, वो बस अस्यूम कर रहा है, मैथमेटिकली अस्यूम करके कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मतलब जितने भी ट्रांजिस्टर्स उसको ऑन ऑफ करके सिग्नल दे रहा है, उसमें वो इनर्शिया नहीं है, वो शॉर्ट कर सकता है। तो ये ही इसलिए ग्रिड में हर कोई चाहता है कि इनर्शिया रहे, कोई चीज़ जो हमें मौका दे, संभालने का टाइम दे। तो ये इसका सबसे बड़ा कमी है कि डायरेक्ट बस आप जनरेटर खरीद कर लगा नहीं सकते। मतलब यहाँ दिखा रहे हैं 10 मेगावाट, आप 10 मेगावाट का जनरेटर हर कंपनी से खरीद सकते हैं, चाहे सीमेंस हो, एबीबी हो, चाहे हिताची हो, बहुत सारी कंपनी बना के देती है, तुरंत मिल जाएगा। लेकिन जहाँ आप उसको बोले कि ये हमको इतना आरपीएम पे चले, कोई नहीं बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि उस आरपीएम पे चलने का फ्रीक्वेंसी आउटपुट बहुत ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, जो ये लोग एक्सपेरिमेंट करे थे उनका टारगेटेड फ्रीक्वेंसी है अराउंड 4000, हम लोग 50-60 पे रहते हैं, ये जनाब जी 4000 हर्ट्ज पे चले जा रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पिनिंग मास बेनिफिट नहीं मिलेगा, इवन दो यहाँ पे स्पिनिंग चीज़ है, स्पिनिंग मास बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या गियर बॉक्स से इतना कम आरपीएम कर सकते हैं कि चला सकते हैं, मे बी, बट गियर बॉक्स, फ्लाई व्हील और ये सब जितना भी आप ऐड करते जाओगे खर्चा बहुत बढ़ा देगा, और प्लस उससे ज़्यादा इफिशिएंट रहेगा कि आप डायरेक्ट ड्राइव ही करो, बस जनरेटर का आउटपुट को आपको लेके एसी को लेके डीसी में बनाना पड़ेगा, फिर डीसी को ग्रिड टाई से, इन्वर्टर से उसको दोबारा एसी में बनाना पड़ेगा। इससे आपकी इफिशिएंसी थोड़ी सी घट जाएगी। मतलब अगर आपका थर्मल एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी इफिशिएंटली हो रहा था, जो कन्वर्शन था एसी डीसी फिर एसी में, वहाँ पे आप काफ़ी लॉस कर दोगे। और जो इसकी इफिशिएंसी के बारे में क्लेम किया जा रहा है वो मुझे अच्छे से प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया। क्या वो उतना इफिशिएंट ये बनाया जाता है कि 20% तक ज़्यादा इफिशिएंट हो? हाँ, लेकिन उसके लिए अभी की टेक्नोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 200 बार से ऊपर की प्रेशर की बात करें, ये बहुत हाई प्रेशर होता है। क्या उतना प्रेशर हम लोग मैनेज कर सकते हैं? आराम से आपका सीएनजी उसमें पे चलता है, उससे भी ज़्यादा आप जा सकते हैं। तो क्यों प्रॉब्लम है? बात है वो उतना हाई टेम्परेचर पे नहीं होता है। आप 200 बार बोलिए किसी हीट एक्सचेंजर को संभालने के लिए, वो संभाल लेगा। आप बोलिए 200 बार प्लस 700 डिग्री सेल्सियस, बोले भाई क्या कर रहे हो? यही समझना ज़रूरी है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दोनों एक साथ चाहिए। इसी कारण से वो जो एकदम हाई इफिशिएंसी का गोल दिया जा रहा है वो आपको रियल वर्ल्ड में नहीं मीट कर पाएंगे, अभी नहीं। मतलब कल को मान लीजिए कल को सही में कोई क्रैक कर देता है टाइटेनियम हीट एक्सचेंजर विद प्लैटिनम कोटिंग, मे भी हो जाए, लेकिन अभी नहीं होने वाला। और फिर बता रहे कि जो इफिशिएंसी आप गेन करोगे भी वो आप लॉस कर दोगे एसी टू डीसी टू एसी कन्वर्शन में। और फिर इसका जैसे बड़ा बड़ा एग्जांपल आप बोलोगे कि ठीक है ये तो 10 मेगावाट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कल को जो मैंने देखा है टरबाइन उसमें कोशिश की जा रही है अराउंड, वो लोग कुछ किलोवाट का ट्रायल करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे, तो कितना ऊपर तक जाएंगे। जैसे कि एक पावर प्लांट के लिए आपको मिनिमम 100 मेगावाट तक कहा जाता है बनाने के लिए, तो 100 मेगावाट के स्केल का इन्वर्टर नहीं आता है, सिंगल इन्वर्टर नहीं आता। सोलर फार्म्स हैं जो कई गीगावाट के, तो कैसे चल रहा है, कई सारे छोटे छोटे इन्वर्टर्स को जोड़ के बनाया जाता है। तो उस केसेस में सबसे बड़ा इन्वर्टर जो मैंने देखा है वो अराउंड 11 to 12 गीगावाट, मान लीजिए 20 गीगावाट तक भी कोई कंपनी बना देता है। 100 गीगावाट बोल रहा हूँ, मेगावाट, 100 मेगावाट का इन्वर्टर्स बहुत ज़्यादा महंगा होगा जो ग्रिड टाई कर सकता है, बहुत महंगा। तो वही समझिए कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्लस मेटल पे स्ट्रेन बहुत पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उतना ये नहीं है, क्या मतलब बिनाइन नहीं है, ये आपका हीलियम नहीं है, बिनाइन नहीं है, ये एक्चुअली रिएक्ट कर सकता है। तो इस मेटल पे, मेटलर्जी पे काफ़ी मेहनत करना होगा, पूरा इकोसिस्टम है जो क्लोज लूप है उसमें हाई टेम्परेचर भी है, हाई प्रेशर भी है, वो सब बर्दाश्त कर सके। तो मेटल पे आप स्ट्रेन कर रहे हैं, आरपीएम आपका पागल जैसा है, स्पिनिंग मास एडवांटेज आपको नहीं मिल रहा है, और आपका बहुत बड़ा बड़ा महंगा महंगा इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका कॉन्स। तो क्या ये यूजलेस है? नहीं। इसका अब प्रोज में बात करते हैं। इसका बात करते हैं, इसका साइज़ बहुत छोटा है। तो साइज़ छोटा है, उसका कीमत आप भर रहे हो, लेकिन उसका फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? ये इसका पूरा सिस्टम मैंने ऑब्वियसली आंखों से देखा है, तो पूरा बड़ा बड़ा प्लांट की बात करें, यानी कि 100 मेगावाट तक का, वो भी आप कंटेनरलाइज करके शिप कर सकते हैं। यानी कि जैसे बेंगलोर में बनाया जा रहा है, आराम से उसे कहीं फरीदाबाद में आपको ले जाना है, ठीक है, कंटेनर कार्स में भरिए, कंटेनर कार से उसको ट्रक में ले जाइए, ट्रक से आप उसे स्टेशन में लाइए, स्टेशन से वो रेल लाइन लिंक पकड़िए जिससे कोयला भेजा जाता है, आराम से आप वहाँ पहुँच जाइएगा। ट्रांसपोर्टेशन बहुत मायने रखता है किसी भी चीज़ का। आप सोचते हो कोई सामान है तो सामान है, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, ये है सिस्टम, अगर आप
कोयला पावर प्लांट चलाना चाहते हैं लेकिन पानी खत्म हो गया है, तो क्या करेंगे? तो ये क्लोज लूप में आप कर सकते हो। लेकिन आप देख रहे हैं ये क्रेन है, ये क्रेन, ये बहुत बड़ा रेडिएटर है, बहुत ज़्यादा, इसे एयर कूल्ड इवेपोरेट ये कंडेंसर कहा जाता है। ये अगर एक छोटे कोल पावर प्लांट के लिए रहे वो बहुत बड़ा हो जाता है, और उसको शिप करने में आप रुक जाओगे। मतलब ट्रक्स में काम नहीं चलेगा, कई सौ ट्रक्स में आपको ले जाने पड़ेगा, कई सौ टन का आपको मटेरियल इधर से उधर करना पड़ेगा, और ये तो खोखला चीज़ है तब इतना है। अब देख लीजिए क्रेन अगर इतना बड़ा, क्रेन का खर्चा कौन देगा? तो वही समझिए कि ये जो इतना साइज़ छोटा कर दे रहे हैं, जैसे ये 10 मेगावाट का एग्जांपल दिखा रहे हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद बात है कि जब तक कोई भी चीज़ आप इतना छोटा बना सकते हैं कि वो एक कंटेनर के अंदर उसका मास लिमिट के अंदर रह सकता है, उसका साइज़ लिमिट के अंदर रह सकता है, आराम से आप उसे शिप कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको रोड के लिए स्पेशल परमिट नहीं लेना, कहीं भी जितना कम हुआ करेंगे उतना इफिशिएंटली इधर से उधर चीज़ हो सकता है। ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि मतलब कोई भी प्लांट बनाने का एक बहुत बड़ा खर्चा होता है कि इस पे ये सामान कैसे इधर से उधर करोगे। फिर हाई टेम्परेचर जो आप अलाउ कर रहे हो, ये इस तरह का नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल तो ये भी नहीं करते, नॉर्मल तो सीधे पानी इवेपोरेट करने छोड़ देते हैं। जैसे मैं फरीदाबाद का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे कोल प्लांट हैं इंडिया में और अलग अलग जगह पे हैं जिनको बंद कर दिया जा रहा है। क्यों? पानी ख़त्म हो गया। और यही बात मैं बता रहा हूँ कि पानी ये सब स्टीम प्लांट्स जो हैं पीते हैं, फ्री का पीते हैं, और इतना पीते हैं कि वो नदी सुखा सकते हैं, अंडर ग्राउंड वाटर रिजर्वायर को सुखा सकते हैं। तो वहाँ पे इसका एडवांटेज कि आपके पास हाई टेम्परेचर, यानी कि बहुत बड़ा रेडिएटर आपको नहीं चाहिए, छोटा छोटा रेडिएटर ही आराम से आपका एनर्जी को एयर में डायरेक्ट डंप करेगा, जो कि आप अभी भी चाहते हो। बस इवेपोरेटिव कूलिंग की जगह पे आप क्लोज लूप कूलिंग कर रहे हो, आराम से आपका काम हो जाएगा। और हॉट एम्बिएंट में भी ये काम करेगा, यानी कि अगर आप रेगिस्तान में लगा रहे हैं तो भी ये काम करेगा, क्योंकि रिजेक्शन टेम्परेचर काफ़ी हाई है। और स्मॉल मास और क्लोज लूप सिस्टम होने का फ़ायदा ये हो रहा है कि इसका स्टार्टअप और रैंप अप टाइम बहुत क्विक है। यानी कि करंट सिस्टम में जितने स्टीम टर्बाइंस हैं वो अगर पूरा चल रहे हो, उसको पूरा रैंप अप करना है तो भी आपको बहुत टाइम लग सकता है। और जीरो टू स्टार्ट कर रहे हैं, डेड स्टार्ट कर रहे हैं, तब तो वो एक दिन तक खा सकता है या कुछ घंटे तो मिनिमम खाएगा ही। यहाँ पे डेड स्टार्ट मतलब प्रोफेसर ऐसे एग्जाम्पल, जैसे आप डीजल इंजन चालू करते हो जितना टाइम लगता है उतने में ये चालू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि और यूरोपियन यूनियन का कोर फोकस इस टेक्नोलॉजी पे सिर्फ इसीलिए है, उनको पता है कि हम लोग सब धीरे धीरे करके रिन्यूएबल में जाएंगे, लेकिन अभी उतना बड़ा कोई ग्रिड एनर्जी स्टोरेज नहीं है जो ये सारा समस्या सॉल्व कर दे। तो वहाँ पे है कि हम लोग अभी भी कोल पावर प्लांट यूज़ कर रहे हैं, गैस पावर प्लांट यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे अगर सुपर क्रिटिकल CO2 दे दे, फटाफट ऑन ऑफ कर पाएंगे। यानी कि एक विंड फार्म धड़धड़ा के खूब पावर दे रहे, तुरंत बंद कर दो। फिर मान ली 15-20 मिनट बाद हवा ठंडा हो गया, RPM नहीं, धड़ाक से उसको चालू करो, फटाक से मिल जाएगा। तो ये रैंप ऑन और रैंप ऑफ टाइम बहुत क्विक है। यानी कि रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट इंजन जैसा है कि चालू किया, चालू हो गया, चलने लगा, बिजली मिल रहा है बढ़िया से, उसके बाद बंद कर दी, बंद हो गया। ये बहुत फायदेमंद है। ये 3 चीज़ को मिला था। यानी पहला, कहीं भी नया प्लांट बना रहे तो उसमें शिपिंग कॉस्ट बहुत बड़ा, मतलब कैपिटल कॉस्ट में बहुत बड़ा हिस्सा शिपिंग कॉस्ट होता है, वो शिपिंग कॉस्ट आप कम करते हो। दूसरा, आप बोलते हो कि किसी कोयले पावर प्लांट को आप रिवाइव करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको सामान भेजना तो पड़ेगा ना, तो वहाँ भेजना आसान हो जाएगा। क्योंकि बोल रहे हैं जिस कंटेनर से आपका ये जा रहा है, कोल जा रहा है, उसी ट्रैक्स का इस्तेमाल करके आप आराम से भेज दीजिए मटेरियल, वो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, अगर कल को इस टेक्नोलॉजी को एडवांस यूज़ किया जाए, क्योंकि ये लो टेम्परेचर हीट पे भी काम कर सकता है, तो ये आराम से, जैसे जितने भी इंडस्ट्रियल प्लांट है ऑलमोस्ट सबके पास तरीका होता है कि बड़े बड़े कंटेनर्स को संभालने का, आराम से आप शिप कर सकते हो। बहुत बड़ी बात है, छोटा सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी बात है। दूसरा, हाई टेम्परेचर आपको होता है कि बिना वाटर के आराम से आपका ये रेडिएटर हीट सीधे हवा में डंप कर देगा, आपको पानी इवेपोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रेगिस्तान में भी काम कर सकते हो। क्विक स्मॉल मास और क्लोज लूप होने का फ़ायदा है कि क्विक स्टार्टअप है, क्विक रैंप अप है, अप एंड डाउन है, तो इसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। तो इसका फ़ायदा इतना है कि मतलब जो साइड इफेक्ट आपको बताया कि आपको स्पिनिंग मास का एडवांटेज नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी इसे इंस्टॉल करना फ़ायदेमंद ही होगा, लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद ही होगा। तो अब बात करते हैं ये किसके लिए है ये टेक्नोलॉजी। सीधा सीधा ये टेक्नोलॉजी है जिनके पास पानी नहीं है। अब वो तो पूरी दुनिया हो गई आज के टाइम में, ऑलमोस्ट कोल प्लांट के ऊपर इंडिया बता रहा है। आप टाइप करो कि इंडिया में कितने कोल प्लांट, जैसे फरीदाबाद मान इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बार बार न्यूज़, वो इकलौता था इतना बड़ा था कि न्यूज़ में आ गया। बाकी सब भी 1 गीगावाट के प्लांट को बंद किए गए हैं। कई बार होता है कि प्लांट को पूरा बंद करने की जगह 3-4 ठो टरबाइन बंद करना पड़ता है, पानी नहीं है। ये हो रहा है, रेगुलर होने लगा, ये एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है सरकार के लिए कि कैसे मतलब सप्लाई डिमांड मैनेज करें। तो ये समझना ज़रूरी है, उस तरह का पानी को बस ऐसे छोड़ देना नॉर्मल चीज़ नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो पानी निकल रहा है भाई, इसे हमें बंद करना ही है, ऑप्शन नहीं है, बंद करना ही है। तो उसी के लिए पावर प्लांट में इसको कूदना आसान हो। दूसरा, स्मॉल स्केल जो है वो आप टेस्टिंग के तौर पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे कोई भी बड़ा कोल प्लांट है, उसमें एक ही टरबाइन होता है ज़रूरी नहीं है, कई सारे छोटे जनरेटर्स यूनिट्स हो सकते हैं। जैसे कि एक यूनिट होगा 500 मेगावाट का, दूसरा यूनिट होगा 500 मेगावाट, तीसरा होगा 200 मेगावाट का, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे करके यूनिट्स दिए रहते हैं। तो आप एक छोटे यूनिट पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और डिप्लॉयमेंट इतना आसानी से किया जा सकता है कि एक्चुअली आप वहाँ, भैया देखिए एक ट्रेन आ रहा है, उसमें डिलीवरी है आपकी, आप ले लो। और फिर फाइन ट्यूनिंग करने की अभी बहुत ज़रूरत है। ये टेक्नोलॉजी उस जगह पे नहीं है जहाँ पे बस खरीद लो,
उस जगह पे नहीं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है इसकी, मतलब जैसे सुपर क्रिटिकल CO2 कोई नई चीज़ नहीं है, फूड इंडस्ट्री में कई सारे प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। तो है टेक्नोलॉजी है इंसानियत के पास कि सुपर क्रिटिकल CO2 को कैसे मैनेज करते हैं। क्या एक्सपेंडर जैसे बताया टर्बो एक्सपेंडर, वही मशीनरी है, वही RPM पे चलता है। क्या इसका जो 40-50 हज़ार RPM है उस पर कोई मशीन चलता है? आराम से चलता है। आपका रोबोट का ये रॉकेट का टर्बो पंप बहुत ज़्यादा RPM पे चलता है। वो तो इसको लगे अरे यार क्या छोटा मोटा RPM पे हुलू कर रहे हो। जेट इंजन भी चलते हैं आराम से 1 लाख RPM तक पे। तो ये समझने वाली बहुत बात है। इसमें जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उस सब का पैरेलल डेवलपमेंट अगर आप देखें तो हो चुका है। क्या बेरिंग बना सकते तो बना सकते हैं। जैसे इनके पास काफ़ी अच्छा डिस्कशन था कि उतना हाई RPM पे सील बनाए रखना बहुत मुश्किल है, तो ड्राई गैस सीलिंग का भी व्यवस्था है इनके पास। और वो ये लोग डेवलप नहीं कर रहे हैं, गैस इंडस्ट्री यानी नेचुरल गैस इंडस्ट्री ने उसको पहले ही सॉल्व कर दिया है। तो मैच्योरिटी अभी हम लोग को ऐसा चाहिए ना कि बहुत सारा फील्ड्स है, सबका डेटा उठा के एक दूसरे का जोड़ के फाइन ट्यून करके कर देना। मैच्योरिटी बस ऐसा समझिए कि मेटलर्जी कैसे बिहेव कर रहा है वो समझना है हमने। और इसमें कोई भी कोर टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं जो अनसॉल्वेबल है। टरबाइन बनते हैं, आपका एक्सपेंडर बनता है, कंप्रेसर बनता है, हीट एक्सचेंजर जैसे कि ये हीट एक्सचेंजर है, ये मुझे देखने का मौका मिला, उन्होंने कट पीस रखा हुआ था। इसको कहा जाता है प्रिंटेड, मैंने इसका वीडियो दे दिया नीचे बनाया कैसे जाता है। तो ये ऐसे खूब सारे स्लाइसेस जो आपका प्री हीटर है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे जो रिजेक्शन आउटपुट की तरफ जो जा रहा है वो CO2 अपना गर्मी इनपुट वाले CO2 में डंप कर देता है। ये इतना बड़ा सा स्टैक था इनके पास। तो मैच्योरिटी चाहिए, ये बात एकदम सही है। इस टेक्नोलॉजी में वैसा नहीं कि मतलब अभी खरीद लीजिए आप, लेकिन सारा कोर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि क्या उतना पाइपिंग बना सकते हो सील बर्दाश्त कर सके आराम से, क्या वैसा टरबाइन हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा, सब चीज़ हो चुका है। बस कंबाइंड करके मेच्योर करना है कि हाँ इसे हम डिप्लॉय करेंगे 10-20 साल तक हमें इसे छूना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने स्टीम टरबाइन से बहुत सारे टरबाइन हैं ऐसे जो 50 ईयर्स तक चल सके हैं। बहुत सारे हैं जो 10 साल से पहले उसे बंद भी नहीं किया जाता है मेंटेनेंस के लिए। तो समझना बहुत जरूरी है, हम लोग को उस लेवल की अप टाइम चाहिए, तो वहाँ जब जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो मैच्योरिटी चाहिए। लेकिन कोर टेक सॉल्व है, और हिसाब ये समझिए कि बहुत सारा दूसरा इंडस्ट्री सॉल्व हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो प्रोफेसर से बात हो रही थी, वहाँ पे उनका इंटरेस्ट एकदम है ही नहीं पावर प्लांट पे, जो मुझे थोड़ा ऑड लगा। क्योंकि बात बता रहा हूँ इंडिया में, बात बता रहा हूँ, चाइना तो छोड़ दीजिए, आप फ्रांस छोड़ दीजिए, इंडिया की बात बता रहा हूँ। हमारा पावर प्लांट्स की बैंड बज रही है क्योंकि भैया पानी खत्म हो रहा है। तो इसीलिए पानी बहुत बड़ा बात है कि क्योंकि पावर प्लांट का फायदा क्या होगा, जमीन तो आप 1-2 साल के लिए नहीं खरीद लेते हो ना, लीज पे ली जाती है गवर्नमेंट से, और वो भी कई दशक तक की लीज रहती है, कुछ में 50 साल की लीज रहती है। हाँ भैया लीज कब तक पे ऑफ करोगे, चलो 50 में, भैया का प्लांट पहले बंद हो गया, क्यों भाई पानी खत्म हो गया। तो समझ रही बहुत सीरियस है। प्लस आपने उतना खर्चा डाल दिया, आपने उतना बड़ा फुटप्रिंट डाल दिया, और प्लस थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा इफिशिएंट आप निकाल लेते हो, 5% या 10% तक पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। और हाँ इन्वर्टर्स आपको खरीदने पड़ेंगे, लेकिन वो नया टेक्नोलॉजी नहीं है, बता रहा सोलर के चलते उसका ग्रोथ बहुत हो चुका है, विंड के चलते बहुत ग्रोथ हो चुका है, मिल जाएगा मार्केट में। तो दूसरा उनका मेन फोकस था कि वेस्ट हीट रिकवरी पे, कि जैसे स्टील प्लांट्स हो गए, एल्युमिनियम प्लांट्स हो गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट हीट है, और ये सब वेस्ट हीट को मतलब रेडिएटर से डाल के आप बर्बाद करते हो। तो वहाँ पे लगाने का बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा। और फिर वहाँ पे जो मैंने बताया छोटा डिलीवरी यूनिट्स है, आराम से पैक भेज सकते हो, तो वो तो अभी बनाया जा सकता है। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। तो इसका ग्रैंड टोटल मतलब क्या होता है कि हम लोग लोड रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि पूरा देश का तरक्की बढ़ता रहेगा, और पूरा देश का जो बिजली खपत हो रहा है इंडस्ट्रियल सेक्शन में, जो कि कई मेगावाट्स में नापा जाता है पर सेकंड, मेगावाट पर आवर यूनिट में नापा जाता है, वो कम हो जाएगा। थोड़ा सा ही सही, लेकिन कम ज़रूर हो जाएगा। और यही बता रहा कि टर्बो एक्सपेंडर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे आपका एक साइड से एक्सपेंशन, एक साइड से कॉन्ट्रैक्शन, दोनों एक साथ किया जा सकता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एक साथ किया जा सकता है, वही बोल रहा कि एक साइड से कॉम्पैक्ट करेगा, दूसरे साइड से एक्सपैंड कर देगा, आपको मिल जाएगा ऐसा। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें बस समझिए इस टेक्नोलॉजी को एक टाइप का इलॉन मस्क चाहिए, जो बस देखो भाई ये टेक्नोलॉजी है ना, बस बना बना के देखते जाओ, क्योंकि मार्क 1 हमेशा कचरा होगा, मार्क 2 थोड़ा कम कचरा होगा, मार्क 3, 4 पे आपका हाँ भाई हमारे पास अब एक एक्चुअल प्रोडक्ट आया है। अब बात है कि स्टीम 150 साल से रिफाइन हुआ है, ऑब्वियसली वो फाइन ट्यून्ड है, इसको टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। कोर लेवल पे ये टेक्नोलॉजी देख के, जो फिजिकली देख के आ रहे हैं, हर चीज़ इसमें है जो हो जाएगा। और स्कोप कितना है, कितना आगे तक जा सकता है, बहुत आगे जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 10% भी आप इफिशिएंसी बढ़ाते हो और आपकी इन्वर्टर 2 से 5% इफिशिएंसी वेस्ट भी कर देता है, तब भी आपका कोल बच रहा है सर, तब भी आपका पानी बच रहा है। ये दोनों अकेले हैं जो लॉन्ग टर्म में, और खासतौर पे वो प्लांट्स जो बंद होने पे आ गए हैं, या जिनके आधे टर्बाइंस को बंद करना पड़ रहा है क्योंकि पानी ही नहीं है, उनके लिए भैया चुपचाप से पैसा लो, हमको ये दे दो। अभी की बात कर रहा हूँ, आने फ्यूचर की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। तो है इसका बहुत स्कोप है। आँख से मतलब फिजिकली देखने के बाद हमें समझ में आया कि ये टेक्नोलॉजी पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तभी तो यूरोपियन यूनियन कूदा हुआ है, इंडिया भी कूदा हुआ है, टाटा भी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत लोग कूदे हुए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सुपर क्रिटिकल CO2 टरबाइन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे तो उसे शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूँगा। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।